नमस्कार, अहमद इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं और ये नतीजे बेहद चौंकाने वाले भी हैं, बहुत हतप्रभ करने वाले भी हैं क्योंकि जो एग्जिट पोल थे, वो कहीं न कहीं यहाँ खारिज होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन है, वो यहाँ लीड बनाता हुआ सुबह से ही नज़र आ रहा है। इन नतीजों पर बातचीत करने के लिए एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार राजन महान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजन सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे राजन सर कि जो नतीजे आए हैं, आपने ओपिनियन पोल भी देखा, आपने एग्जिट पोल भी देखा, वोटिंग भी हुई, वो भी देखी। क्या ये एक्सपेक्टेड थे ये नतीजे या कुछ तस्वीर बदली हुई नज़र आई है? एग्जिट पोल्स के हिसाब से तो बहुत ही बदली हुई नजर आ रही है। पर हमें याद रखना चाहिए कि ये पोल्स जितने भी होते हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं, कई बार दिक्कतें होती हैं। जी, और अगर आप ये ख्याल करें कि महीने भर पहले जो प्री पोल आए थे, जो चुनाव से पहले के जो इलेक्शन के रुझान आ रहे थे, जी, उनके मुताबिक तो यही था कि एनडीए जीतने वाली है। जी, लेकिन फिर अचानक से पिछले 2-3 हफ्तों में ऐसे लगने लगा कि तेजस्वी यादव खास तौर से बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और आरजेडी कांग्रेस और ये जो महागठबंधन का अलायंस है, ये जी, कुछ चमत्कार कर रहा है। और जी, उसके बाद जब एग्जिट पोल्स आए और उन्होंने एक तरफा ये दिखाया कि तेजस्वी यादव बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं, खासतौर से युवा वोटर्स के अंदर। जी, और उनकी वजह से पूरा जो महागठबंधन है वो बहुत बेहतर करने की उम्मीद है। तो उन उम्मीदों के हिसाब से तो जो अब नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन अगर आप ख्याल करें कि महीने भर पहले क्या स्थिति थी, और उस समय के हिसाब से तो यही था कि जी। जो आज नतीजे आ रहे हैं वही आने थे। तो कहीं पे चौंकाने लेकिन वाले भी हैं और कहीं बिल्कुल। थोड़े एक्सपेक्टेड भी हैं। लेकिन राजन सर, इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी तमाम जो गठबंधन हैं या जो बीजेपी और जेडीयू है या आरजेडी और कांग्रेस है, वो किसी भी तरह की एक तरीके से खुशी मनाने से या बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के बयानबाज़ी करने से बच रहे हैं क्योंकि लगातार आप भी देख रहे होंगे जो मार्जिन है तकरीबन 50 से ज़्यादा सीटें अभी भी ऐसी बची हुई हैं, जहाँ मार्जिन बेहद कम है, वो 2 से 3 हज़ार का बचा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि देर शाम तक की तस्वीर साफ होगी। तो क्या अभी भी आपको लग रहा है कि महागठबंधन की उम्मीद अभी भी जिंदा है या अब पूरा एक तरीके से पूरा मामला जो है सरकार बनाने का वो एनडीए की तरफ जा सकता नहीं, देखिए, ये अभी बाजी जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, फंसी हुई है। है? और जी, फंसी हुई इसलिए भी है, और लोग इसलिए भी, कोई भी पार्टी जो है वो ना तो कोई बहुत ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, ना कोई मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ना ही कोई बहुत ज्यादा हतोत्साहित और निराश हो रहे हैं। वो जी, इसलिए है क्योंकि आपको शायद ध्यान होगा कि 5 साल पहले जब बिहार के नतीजे आए थे, जी, तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे ऐसा लगने लगा था कि एनडीए जीत रही है। जी, और बीजेपी और उनके जो साथी थे, उन लोगों ने उस समय मिठाइयाँ तक बांटनी शुरू कर दी थी और ढोल नगाड़े बजा लिए थे। और फिर उसके जी, बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। तो बिल्कुल। इस वजह से भी, क्योंकि एक इतिहास है, और दूसरा इसलिए क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो दर्शा रही है, जी, ये सही है कि जो एनडीए है वो लगभग 20 से 25 सीटें कंसिस्टेंटली आगे चल रहा है पिछले जी, 2 ढाई घंटे से। 20-25 सीट के आसपास वो आगे हैं। और वो जो सिंपल मेजोरिटी है उससे 5-7-10 सीटें आगे चल रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि करीब 50-55 ऐसी सीटें चल रही हैं इस समय बिहार में, जब हम बात कर रहे हैं अभी भी। जी, उनमें 50 से अधिक ऐसी सीटें हैं जिन पे जो जो पार्टी या जो गठबंधन जीत रहा है और जो हार रहा है, उनके बीच का जो फासला है वो 500 से लेके करीब 1000 वोट तक का है। जी, अब जिसने भी चुनावों को देखा है और थोड़ा बहुत जानते हैं और समझते हैं, और उसके हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है। बिल्कुल। इसलिए जहां पे सपोज बीजेपी 1000 से जीत रही है, तो जी, वहां हो सकता है कि पलट जाए और वहां कांग्रेस जीत जाए, या वहां पे
बिल्कुल। आरजेडी जीत जाए। और इसी तरह से जहां आरजेडी लीड कर रही है तो हो सकता है वहां जाके अंत में जेडीयू जीत जाए या बीजेपी जीत जाए। तो इस वजह जी। से थोड़ा चौकन्ना रह रहे हैं सब लोग। लेकिन रुझान इस तरह इस समय जितने दिख रहे हैं, और जी। ऐसा लग रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो एक बहुत बहुत अहम एक नतीजा है, क्योंकि ये पहला चुनाव है जी। जो कोविड क्राइसिस के बाद हो रहा है बिल्कुल देश के राजन अंदर। सर, और मैं इस माफी तरह चाहूंगा, की मैं आपको रोक सिचुएशंस। रहा हूँ। हम मुद्दों पर जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी कमेंट कुछ सीटों को लेकर के। और लगातार आपने तो बहुत अपने पूरे जर्नलिज्म के कैरियर में बहुत से चुनाव देखे हैं, स्टेट्स के और सेंटर के। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आप उनको जरूर उनका विश्लेषण कीजिएगा, उनका एनालिसिस कीजिएगा। महागठबंधन में आरजेडी के पास 144 सीटें थी और अभी तकरीबन वो 65 प्लस पे वो लीड कर रही है। कांग्रेस के पास 70 सीटें गई थी उसके कोटे की, लेकिन वो महज 19 से 20 सीटों पर ही सिमटी हुई है सर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ नीचे है, उससे भी शायद तेजस्वी को नुकसान तो हो रहा है सर। हाँ, नहीं, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस से जितनी उम्मीद थी, कांग्रेस को 70 सीटें दी गई इस उम्मीद के साथ कि कम से कम 50% का स्ट्राइक रेट करेंगे, मतलब जी। 35 से 40 की उम्मीद थी। जी। तो उस लिहाज से कांग्रेस का प्रदर्शन, जितनी उम्मीद थी कांग्रेस समर्थकों को, उसके मुताबिक तो काफी कम रहा है। और खासतौर से देश में हालात जो बने हैं उनके मुताबिक जिस तरह से चल रही है ये बाजी, जी। वो कांग्रेस और उसके समर्थकों के लिए बहुत निराशाजनक होगी। लेकिन एक चीज कांग्रेस के संदर्भ में जरूर कहना चाहूंगा कि जी। 70 जो सीटें उनको दी गई हैं, वो उनमें से लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जो ऐसी सीटें उनको दी गई जहां कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में कभी एक बार भी नहीं जीती है। जी। तो जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस लड़ रही है, ये तो सही है कि संख्या में बहुत सारी सीटें उसको दी गई, जी। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें दी गई जिन पे वास्तव में कांग्रेस को जीत हासिल करना एक बहुत ही कठिन चुनौती थी। और ऐसा लग रहा है कि शायद वो चुनौती वो सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। पर देखना होगा, कुछ जगहों के ऊपर बाजी फंसी हुई भी है। बिल्कुल तो कुल सर, मिला इसमें के एक लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने के लिए और इंट्रोस्पेक्शन करने के बिल्कुल। लिए बहुत कुछ होगा, अगर आज जी। हार जो है उनके कारण ज्यादा हार हो जाती है और वो जी 50% भी अगर स्ट्राइक रेट नहीं कर पाते। सर, एनडीए के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी और जेडीयू ने दोनों ने 50-50% सीट शेयरिंग की थी। और बीजेपी के पास जो है वो 121 122 सीटें थी, जेडीयू के पास भी सेम फिगर था। लेकिन बीजेपी अच्छा वहां पर प्रदर्शन कर रही है, 70 प्लस वो लगातार बनी हुई है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की स्थिति बेहद खराब यहाँ पर नजर आ रही है सर। 48 पर है वो 121 सीटों में से। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये एक तो एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जी। एक तो स्वाभाविक लोगों को निराशा होती है, कुछ नाराजगियां हो जाती हैं। तो किसी हद तक तो थोड़ा डिक्लाइन होना आवश्यक और मतलब नेचुरल सा है कि भाई वो थोड़ा तो कम होंगे। उतनी जी। ज्यादा लोकप्रिय नहीं रह सकते जितना 15 साल पहले थे, जब जी। लोग अभी उम्मीद पे ही दे रहे थे। जी। लेकिन उनके लिए जो कष्ट की सिचुएशन है वो ये भी है कि एक तरफ तो एलजेपी वहां से हटा एनडीए में से, जी। और एलजेपी खासतौर से चिराग पासवान खुल्लम खुल्ला कहते फिर रहे हैं पूरे बिहार के अंदर कि उनका पूरा लक्ष्य ही ये है कि वो नीतीश कुमार को कमजोर हम्म। करें। नीतीश कुमार के नेतृत्व को वो सही नहीं मानते हैं, उनको वो नीचे लेके आना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपदस्थ करना चाहते हैं। तो एक तरफ तो ये नुकसान हुआ, और दूसरी तरफ बीजेपी जिसके साथ उनका गठबंधन चल रहा है, एक जी। पब्लिक परसेप्शन थोड़ा ये भी बना कि कहीं पे जो चिराग पासवान और एलजीपी का पूरा की जो पूरी कोशिश है, जी। उसको कहीं छुपे में मतलब ओवर्टली नहीं लेकिन कोवर्टली छिप के जी। बीजेपी का भी कहीं समर्थन है। क्योंकि आप देखें कि जब प्रधानमंत्री रैलीज भी करके आए और वहां नीतीश कुमार उनके साथ थे, तो वो इससे तो नहीं चूके कि वो रामविलास पासवान जो
गुजर गए, जी। उनके लिए तो श्रद्धांजलि और उनके लिए कुछ बड़ाई के शब्द वगैरह उन्होंने कहे, लेकिन ना कोई बहुत ज्यादा उन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में बहुत कुछ बोला, और ना ही उन्होंने कहीं पे भी कोई स्पष्ट संकेत दिया कि चिराग पासवान जो सब कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो ऑफिशियली बीजेपी के स्पोक्समैन पोस्टर्स वगैरह ने वॉर जरूर के किया, अंदर भी सर वो गायब हो लेकिन गए थे। एग्जैक्टली पोस्टर्स भी बीजेपी ने सिर्फ सिर्फ प्रधानमंत्री के बनाए पीएम नीतीश मोदी। कुमार को गायब कर दिया। हम्म, तो इस सब का जो एक मिला जुला असर हुआ, जी। और फिर जो माइग्रेंट क्राइसिस जी। बिहार के लिए खास तौर से रही, जी। उसकी वजह से फिर फ्लड्स हुए, उसकी वजह से तो पिछले 6-8 महीने वास्तव में कष्ट का समय रहा नीतीश कुमार के लिए। लेकिन और कहीं सर इसमें इसी बिल्कुल फैक्टर्स आप से उनको जिन मुद्दों नुकसान की आप हुआ। बात कर रहे हैं सर, उसमें एक एक त्वरित कमेंट और उसके बाद हम कुछ खास मुद्दों पर का जरूर यहाँ पर जिक्र करेंगे। अ, मोदी जी और राहुल गांधी का एक छोटा सा कंपैरिजन मैं यहाँ कर देता हूँ सर, उसे आप कैसे देखते हैं वो आप अपना नजरिया उस पर जरूर स्पष्ट करिएगा। 110 विधानसभा सीटें मोदी जी ने कवर करी जेडीयू प्लस बीजेपी के लिए, और वहां उनका स्ट्राइक रेट जो है इस वक्त 64 सीटों पर बीजेपी प्लस चल रही है, जेडीयू प्लस चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने 52 सीट्स पर रैली की तमाम आरजेडी और अपनी पार्टी के लिए, और महज 10 सीटों की लीड है सर। यानी कि अभी भी नेतृत्व का फेलियर नजर आ रहा है कांग्रेस के अंदर। अब नेतृत्व का फेलियर या कम से कम चुनावी फायदा मैनेजमेंट। नहीं देने का तो है ना, वो तो स्पष्ट ही है, पिछले 5 साल से ये तो लगातार दिखाई दे रहा है। बीजेपी वास्तव में एक चुनावी मशीन बहुत मजबूत, बहुत असरदार हो चुकी है। जी। और कहीं पे ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर की खुद की छवि है, उनका जो हिंदू हृदय सम्राट वाला जो छवि है, उन्होंने जो अपने लिए कट्टर राष्ट्रवाद की जो छवि गढ़ ली है, और जिस तरह से पूरा पोलराइजिंग पॉलिटिक्स खेली जा रही है जिसमें एक हिंदू राष्ट्र को लेके आने की बातें हैं, तो उन सब की वजह से बीजेपी, और खास तौर से बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री भी हैं, और साथ के साथ उनके मोस्ट पॉपुलर फेस और मोस्ट पॉपुलर कद्दावर नेता हैं बरसों से। अब तो पिछले 7-8 साल से तो कोई चुनौती ही नहीं है, एक छत्र राज उनका लगभग चल रहा है जब से वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बने 2013 में। उसके बाद से कोई भी बीजेपी में भी ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने टिक सके। जी। दूसरी पार्टियों की तो बात ही अलग है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के अंदर अपना एक लीडरशिप का द्वंद चल रहा है। आप जानते हैं राहुल गांधी ने पिछले साल चुनाव जब लोकसभा के हारे, उसके बाद इस्तीफा दिया, उसके बाद से एक ढुलमुल सा और कोई स्पष्टता नहीं आ रही है। तो उस सब की वजह से पार्टी कार्डर्स में भी थोड़ा निराशा रह जाती है, और जब पार्टी कार्डर्स और पार्टी के नेताओं में असमंजस है, कंफ्यूजन है, निराशा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जनता के साथ भी जो एक संवाद और एक जुड़ाव होना चाहिए, उसमें कहीं कुछ कमजोरी आती है। तो लेकिन ये तो सर, स्पष्ट है। जी बिल्कुल, नतीजे जो भी रहेंगे सर, अभी तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ बड़े भाई और छोटे भाई की जो स्थिति हमने महाराष्ट्र में देखी, वही कुछ यहाँ बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी बहुत अच्छी लीड में है, जेडीयू नीचे है। अगर सीएम को लेकर के, उस पद को लेकर के आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, तो क्या तस्वीर आप नजर आती है? क्या नीतीश कुमार अपना विरोध दर्ज कराने की भी स्थिति में है? अगर है तो क्या कहेंगे, या सेंटर जा सकते हैं? क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? नहीं देखिए, मुझे ये स्पष्ट है कि अगर एक सिंपल मेजोरिटी भी आ जाती है बीजेपी प्लस जेडीयू को, यानी उनके 123 हो जाते हैं, 123 हो, 25 हो, 30 हो, तो उसके बाद तो निसंदेह कम से कम अभी शुरुआत में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे भी बीजेपी, कई बीजेपी के जो चोटी के नेता हैं वो प्रॉमिस कर चुके हैं, पब्लिकली प्रॉमिस कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। यहाँ तक भी कई बीजेपी के नेता गए कि अगर हमारे ज्यादा सीटें भी आ गई जेडीयू से, तो भी हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। तो राजनीतिक तौर से भी, नैतिकता के पैमाने पे भी, और जनता में एक जो आपकी खड़े होने की जो कसौटी होती है, उसके हिसाब से उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि अगर उनकी क्लियर मेजोरिटी आ जाती है और फिर वो नीतीश कुमार को फिलहाल नजरअंदाज करें, तो ये तो पक्का है कि अगर मेजोरिटी आती है तो नीतीश कुमार ही बनेंगे फिलहाल। 6 महीने बाद या 8 महीने, 10 महीने जी। के बाद बीजेपी खुद
कोई इंजीनियर करे, क्योंकि आपने जिक्र किया था वो छोटे भाई और बड़े भाई की। जी दरअसल ये पूरी कोशिश, कई जगह जो एनालिस्ट हैं जो उसके लिए कह रहे हैं, चिराग पासवान वाला जो पूरा एक मुद्दा बना, ये एक खेल हुआ, वो इसी वजह से, क्योंकि देखिए क्या हुआ, पिछले चुनाव में जेडीयू के ज्यादा थे, बीजेपी के कम थे। अभी जो सरकार चल रही थी उसमें क्लियरली जेडीयू के ज्यादा एमएलए थे और बीजेपी के कम थे। अब रिवर्स हो गई है, और शायद यही बीजेपी का ध्येय था या उद्देश्य था, और वो उसमें तो सफल हो ही गए हैं। तो जो मुझे दिखता है, शुरुआत में 6-8 महीने, 1 साल के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उसके बाद आप जानते हैं हमारे देश में तो कितने ही राज्यों में ऐसा हो रहा है कि अचानक विधायकों को उनकी आत्मा जागने लगती है, उनको कोई नेता पसंद नहीं आता है, रात के 2 बजे वो दिल्ली दौड़ जाते हैं या बंगलौर भाग जाते हैं, और रिसोर्ट पॉलिटिक्स होती है, और फिर कई चीजें होती हैं। फिलहाल के लिए बीजेपी बहुत ज्यादा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र से अगर उन्होंने कोई सबक लिया होगा तो वो ये लिया होगा कि अपने अलायंस पार्टनर को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते उसकी। क्योंकि आप बताइए ना, अगर यस बीजेपी की सिंपल मेजोरिटी आ गई, या अगर वो अभी दबाव डालने लग जाएंगे, तो नीतीश कुमार अगर चले जाएंगे तो फिर खत्म हो गई मेजोरिटी भी। जी भाई ऐसा तो है बिल्कुल नहीं कि नीतीश कुमार के 5-7-10 ही, कोई एलजेपी टाइप सिचुएशन तो नहीं हुई जी ना। नीतीश कुमार के पास आज भी 40 से 50 के बीच में एमएलए आएंगे। तो जी जब उनके इतने एमएलए आएंगे और अगर वो सब अलग हटके बैठ गए, तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती, चाहे वो एलजेपी को ले लें और चाहे कितने भी अदर्स के साथ वो मिल जाएं, तो वो नहीं होगा। तो फिलहाल शुरुआती दौर में तो पक्का नीतीश, अगर मतलब एनडीए जीतती है और हम्म, उनको एलजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती है जी अपनी सरकार बनाने में, तो ये निस्संदेह है कि नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन ये भी लगभग तय है कि 8 महीने से लेके 1 साल के बीच में नीतीश कुमार या तो खुद ही कह देंगे कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, ये वो नहीं कर पा रहे हैं, और या उनकी पार्टी में एक विद्रोह खड़ा किया जाएगा। आपने देखा अभी सचिन पायलट भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन राजन सर, आप तेजस्वी के परफॉर्मेंस को किस तरीके से देख रहे हैं? अपने पिता की अनुपस्थिति में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, पूरा दारोमदार उनके कंधों पर था। बहुत ज्यादा राबड़ी देवी भी बाहर निकल के उन्होंने रैलियां नहीं की। बहुत ज्यादा उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप, वो भी बहुत ज्यादा सीन में नहीं रहे। तो खुद के कंधों पर पूरी पार्टी और पूरे गठबंधन को लेकर के चले हैं। बिहार की राजनीति या विपक्ष की राजनीति के लिहाज से आप तेजस्वी का चेहरा कितना मजबूत अब यहाँ से आगे के लिए देख रहे हैं? तेजस्वी डेफिनेटली उभर चुके हैं, और इस चुनाव के बाद इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि लालू यादव की जो राजनीतिक विरासत है वो तेजस्वी को ही मिल रही है। और दूसरा, उससे कहीं ज्यादा तेजस्वी खुद जिस तरह से इस चुनाव कैंपेन को लेके गए हैं, जी भले वो जीते उनकी पार्टी और वो सरकार में आ पाए या नहीं आ पाए, वो क्लियरली नंबर 2 पार्टी तो बन ही रहे हैं जी आरजेडी को। और जिस तरह का एक आकर्षण उनके प्रति दिखाई दे रहा है, जी खासतौर से बिहार के युवा वोटर्स में, तो इस चुनाव की एक बड़ी कहानी तो ये होगी कि कौन जीतता है। जी लेकिन एक जो दूसरी बड़ी कहानी है बिहार की राजनीति में, वो है तेजस्वी यादव अब सबसे उभरते हुए युवा चेहरे हैं उस राज्य के। और तेजस्वी यादव इज नाउ हियर टू स्टे। अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ अपने, मतलब आप देखिए, आई डोंट, आपने गौर किया होगा एमवाई का बहुत जिक्र होता है कि जी मुस्लिम और यादव। जी सोशल जस्टिस का जिक्र होता है कि लालू यादव ने सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म पे अपनी राजनीति की 1990 के दशक में और उसके बाद से। लेकिन तेजस्वी ने इस एमवाई के स्लोगन को भी, आपने अगर गौर किया होगा, तो उन्होंने उसको भी पलटा है। वो केवल मुस्लिम और यादव से नहीं, उन्होंने एक तो सोशल जस्टिस की जगह इकोनॉमिक जस्टिस किया, जिससे कि पूरे समाज के साथ वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को जी और खुद को। और दूसरा, एमवाई में उन्होंने कहा कि एमवाई का मतलब मजदूर और युवा। जी तो कहीं पे उनकी कोशिश ये हो रही थी कि जो ये जाति समीकरणों में हमेशा फंस जाती है जी बिहार की राजनीति, उससे कहीं उभारें। तो अगर ये कोशिश वो निरंतर जारी रखेंगे, तो जी इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस चुनाव का एक बड़ा जो मतलब निष्कर्ष निकलेगा, वो यह है कि तेजस्वी यादव एक बहुत अहम खिलाड़ी हो गए हैं अब बिहार की राजनीति।
सर कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं जिनका जिक्र हो रहा था कि वो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे और सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे तो वो बीजेपी को करेंगे, कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर के, लेकिन नतीजों में वो कहीं भी प्रभावित होती हुई नजर नहीं आ रही है। अम, देखिए, ये कहना कि कहीं भी नहीं आ रही है, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। मुझे लगता है कि क्या होता है, हम लोग जब भी कोई चुनाव होते हैं तो उसमें जो भी जीत जाता है, तो जो जीतने वाला होता है वो जीता वही सिकंदर वाली बात हो जाती है। उसके सारे अवगुण फिर उसमें से छुप जाते हैं, और जी। जो हार जाता है उसके सारे अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये सही नहीं है कि उसका कोई रिफ्लेक्शन, या हम क्या जानते हैं, क्या पता अगर ये कोविड क्राइसिस नहीं होती, अगर इकोनॉमी इतना बुरी तरह से चौपट नहीं हुई होती, अगर माइग्रेंट्स को इतनी परेशानियां नहीं झेलनी होती, तो क्या पता 2/3 के बहुमत से बीजेपी और जेडीयू सरकार बना रहे होते। क्योंकि जी। वास्तव में अगर 2019 के जो नतीजे थे लोकसभा में, जी। उनके मुताबिक अगर हम इसको इवेल्युएट करें, तो 40 में से 39 एमपी की सीट्स प्लस जो 243 हैं, उनमें 220 से ज्यादा असेंबली सेगमेंट्स के ऊपर एनडीए लीड किया था उस लोकसभा चुनाव के अंदर। तो हम्म। उसके हिसाब से तो बहुत नीचे आ रहे हैं। 220-22 से अब मैक्सिमम आ रहे हैं तो लगभग 130 के आसपास आ रहे हैं। तो दैट्स अ जी। ड्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट 90 सीट्स फॉर देम विधानसभा के संदर्भ में। तो हम्म। मुझे लगता है कि हाँ, उतना शायद अगर ये एनडीए ही जीतता है तो फिर ये देखना होगा कि कहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी एनालिस्ट के द्वारा, या जो रिपोर्टर्स वहां घूम रहे थे, जी। उन सब ने जो माहौल बनाया, और जो पोलिंग वाले जो पोलस्टर्स होते हैं, जो एग्जिट पोल वाले खास तौर से, जी। उन लोगों ने जो माहौल बनाया, शायद उतना असर नहीं हुआ। अब उसके क्या कारण रहे, काउंटर क्या रहा, क्या जी। नीतीश की जो शराबबंदी की पॉलिसी थी, क्या उसकी वजह से बहुत सी महिला वोटर्स उनके प्रति उनका आकर्षण रहा? क्योंकि आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि बिहार में जो वोट पड़े हैं उनमें लगभग महिलाओं ने 3% ज्यादा ज्यादा वोट वोट डाले किया है, हैं जी बिल्कुल। पुरुषों के बनस्पत। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये थोड़ा दिन में, मतलब जैसे जैसे आगे डेटा आएगा तब जी। अपन एनालाइज करेंगे। लेकिन ये कहना कि कोविड का कोई भी असर नहीं हुआ होगा, ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। हुआ होगा, लेकिन शायद उस हद तक नहीं हुआ जिस हद से एनडीए की सरकार जा सकती थी वहां। मैं सर इसका जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि दो सर्वेज का मैं यहाँ जिक्र करूंगा, एक टुडे चाणक्य और एक इंडिया टुडे और माई एक्सेस, जिन्होंने 150 प्लस का जिक्र किया था और बहुत स्पष्ट मेजोरिटी में महागठबंधन की सरकार के लिए वो कह रहे थे। बचे हुए सर्वेज कह रहे थे कि बहुत टफ मुकाबला रहने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पूछ रहा था, क्या वाकई में वोटिंग से पहले मुद्दे हो सकते हैं सर, लेकिन वोटिंग के दौरान, वोटिंग के दिन क्या वो मुद्दे गौण हो जाते हैं वहां पर, कास्ट या कुछ और तरह के जो धार्मिक चीजें हैं जिनका ज्यादा प्रचलन हो गया 10 साल में, वो ज्यादा हावी हो जाती हैं? क्योंकि नहीं, बिहार ये की बात स्थिति है। किसी से छुपी हुई नहीं है सर, इंडस्ट्रीज में बहुत पीछे है, एजुकेशन में बहुत पीछे है, पब्लिक हेल्थ हेल्थ सेक्टर में बहुत पीछे है सर। बिल्कुल, कोई सा भी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, शिक्षा के ले लीजिए, चिकित्सा के ले लीजिए, रोजगार के ले लीजिए, कोई भी, मतलब जैसे वो तेजस्वी यादव कह रहे थे ना, कि चाहे कमाई हो, चाहे पढ़ाई हो, और चाहे दवाई हो, जी। सबके लिए बिहारियों को तो बाहर ही देखना पड़ता है। तो कहीं पे विकास की तो बहुत कमी रह ही रही है। भारत के सबसे पिछड़े प्रदेशों में से एक है, बीमारू राज्यों में अगर सिरमौर था, बीमारू बिहार से ही बिल्कुल, चालू बी हो से रहा ही था शुरू ना। होता है वो, बिल्कुल तो बिहार से। हाँ, तो एक लेवल पे वो है। लेकिन ये भी है कि कहीं हो सकता है लोगों को जो ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं, चाहे जी। वो कांग्रेस का वापस आने की बात हो या कोई और हो। और दूसरा, जो एनडीए जो नैरेटिव सेट करता है, उसमें आप एक चीज को जरूर गौर करिएगा कि जो पोलराइजिंग इश्यूज होते हैं, मतलब जिनसे वोटर बढ़ जाते हैं धर्म के या जाति के, खासतौर से धर्म के आधार पे, जी। वो बहुत हावी रहते हैं। तो हर चुनाव में कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आ जाता है, और हिंदू और मुसलमान आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक रणनीति है, चुनावी रणनीति है। और ये बीजेपी को बहुत इसके रिच डिविडेंड्स पिछले 5-7 साल के सर अंदर बेहद बहुत मिल ही महत्वपूर्ण, रहे हैं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली आपको मिल सर, रहे इसी में आप ऐड कर सकते हैं। आपने जिसका जिक्र किया कि किस तरीके से पोलराइजेशन किया जाता है, आपको अच्छे से याद होगा सर, दिल्ली इलेक्शन से पहले राम मंदिर का फैसला था, सीए और एनआरसी थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने कितना जबरदस्त मैंडेट वहां अरविंद केजरीवाल को दिया।
जिक्र यहाँ भी राम मंदिर का हुआ, आपने रैलियां देखी होंगी आखिरी में किस तरीके से पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष को राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, उनके जयकारे को लेकर के घेर लिया और दोनों की तस्वीर अलग-अलग नजर आ रही है सर। तो कहीं पे तो देखिए भावनात्मक मुद्दे हैं, कहीं वो लोग उनको पकड़ लेंगे, जी, कहीं नहीं भी पकड़ेंगे। और दिल्ली की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। अरविंद केजरीवाल और आप जो हैं वो पावर में थे, सत्ता में थे, जी, और वो बीजेपी कन्वर्सली दिल्ली के अंदर 20 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई। और दूसरी बात, उनके पास कोई विशेष चेहरा भी नहीं था। जी, जब पहली बार अरविंद जीते थे और आप जीते थे तो किरण बेदी को बनाया था उन्होंने अपना हुँ, मुख्यमंत्री का चेहरा, और इस बार तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं कुछ किसी को अनाउंस कर सके थे। जी, तो इसलिए दोनों राज्यों की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, और उसकी वजह से, लेकिन ये सोचना कि कोविड का कोई महत्व नहीं था या इकोनॉमी का कोई महत्व नहीं था, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन हाँ, जो बीजेपी ने कुछ मुद्दे एक अपने लिए अपने साथ जोड़ रखे हैं, वो चाहे राष्ट्रवाद के मुद्दे हों, वो भारत पाकिस्तान के तनाव के बारे में हो, या हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक एक ध्रुवीकरण सर परेशानियां पूरा रही उनका, हैं। हाँ, पूरा दूसरा, हाँ, ध्रुवीकरण। वो ध्रुवीकरण जो है, उस ध्रुवीकरण का बीजेपी को चुनावी फायदा बहुत होता है। लेकिन जो नागरिकों को सोचना है वो ये है कि दरअसल बीजेपी तो चुनाव दर चुनाव दर चुनाव अब जीते जा रही है। पिछले 6-7 साल में अगर भारत के ज्यादातर चुनाव देखे जाएं तो बीजेपी का बोलबाला रहा है, जी, और वो खा रहे हैं। उनको एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है प्रधानमंत्री के कद का, और उनकी जो एक छवि बनाई गई है, गढ़ी जी, गई है कि बहुत ही काबिल नेता हैं और बहुत ही राष्ट्रवाद के मुद्दों के ऊपर कभी भारत को झुकने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। तो एक तो उसका फायदा होता है, और दूसरा, और ये बहुत अहम है, भारत में आज की डेट में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार के ही पक्ष में अपनी आवाज मिलाने लग जाता है। आप जी। कॉन्ट्रास्ट देखिए, कहाँ चार